Hello everyone, I am back with the chapter that we were discussing in the last video, that is Lost Spring. हम लोग ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे Lost Spring, जो कि फ्लेमिंगो बुक का सेकेंड चैप्टर है और ये लिखा गया है अनीस जंग के द्वारा. The chapter has been written by Anees Jung. So we have already discussed about the author. हमने ये already discuss कर लिया है. In the last video we also discussed that the chapter has two stories. इसमें दो stories हैं, एक रैग पिकर की है और एक बैंगल मेकर की है. तो सेकेंड स्टोरी के बारे में हमने ज़्यादा डिस्कस अभी शुरुआत नहीं की है उसकी. हम लोगों को सिर्फ इतना पता है कि वो एक बैंगल मेकर मुकेश नाम के लड़के की स्टोरी है. तो विल गेट बैक टू दैट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टोरी that we were discussing was of साहिब. ये जो फर्स्ट स्टोरी हम लोग डिस्कस कर रहे थे was of साहिब, एक बच्चे की स्टोरी है साहिब की, जो कि एक रैग पिकर है, कचरा चुनता है. ये ऑथर इससे कैसे मिलती हैं? शी फाइंड्स हिम स्क्राउंजिंग समथिंग इन द गार्बेज इन हर नेबरहुड. साहिब इनके नेबरहुड में, इनके पड़ोस में एक गार्बेज डंप होता है जहाँ पे वो कुछ ढूंढ रहा होता है. ठीक है, कचड़ों में कुछ छान मार रहा होता है और तब वो जाकर के इससे मिलती हैं, इसकी मुलाकात होती है इनकी साहिब से. वो उससे जाकर के पूछती हूँ, वो शी आस्क्स हर कि व्हाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो? तो साहिब रिप्लाई करता है दैट आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, इसलिए मैं ये करता हूँ. शी टेल्स हिम कि व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? स्कूल जाओ, गो टू स्कूल. बट शी दैट वॉज वेरी ब्लीक, बहुत खोखला था ये पूछना उससे, बिकॉज ही इज़ अ रैग पिकर. वो एक कचरा चुनने वाला बच्चा है. अगर ही हैड एन ऑप्शन कि वो स्कूल जा पाता तो ऑब्वियसली वो स्कूल जाता, बट ही इज़ नॉट इन अ कंडीशन कि वो स्कूल जा सके. ऑल राइट, दैट्स वाई ही इज़ रैग पिकिंग, इसीलिए तो वो कचरा चुन रहा है. तो शी रियलाइज दैट एंड आफ्टर दैट शी आस्क्ड हिम कि क्या मैं एक स्कूल बनाऊंगी तो तुम आओगे? तो ही रिप्लाइज की स्माइल करते हुए, वो बहुत अच्छे से स्माइल करते हुए उनको बोलता है कि हाँ मैं आऊँगा. और अगले दिन वो दौड़ता हुआ उनके पास भी आता है और पूछता है कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया है? सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ and we have already discussed the theme of the chapter. I have already give a previous knowledge of the chapter. आपको मैंने चैप्टर का प्रीवियस नॉलेज दिया था. मैंने आपको बोला था कि आप अपने दिमाग में अपने चाइल्डहुड का पिक्चर रखोगे कि आप अपने बचपन में क्या करते थे, तभी जा कर के आप इस चैप्टर से रिलेट कर पाओगे. अदरवाइज ये सिर्फ एक चैप्टर होगा, ये एक इमोशन नहीं हो पाएगा. जबकि देखा जाए तो दिस चैप्टर इज़ एन इमोशन, दिस इज़ नॉट अ स्टोरी. ओके, सो लेट्स गेट बैक. A few days later, कुछ दिनों बाद, I see him running to me. वो दौड़ता हुआ उनके पास आता है. वो देखती है कि वो दौड़ता हुआ उनके पास आ रहा है. Is your school ready? वो उनसे पूछता है कि आपका स्कूल रेडी हो गया है? It takes longer to build a school. नहीं, वो ऑब्वियसली वो जवाब देती हैं कि नहीं बच्चे, स्कूल बनने में काफ़ी समय लगता है, इतनी जल्दी स्कूल नहीं बन जाता है. I say embarrassed. वो शर्मिंदा होते हुए बोलती है, क्योंकि देखा जाए तो ये एक मॉकिंग है, ये एक मजाक उड़ाना हुआ ना. तो उनको वो इंटेंशनली ऐसा नहीं करती हैं ऑथर, लेकिन वो उसको एक उम्मीद दे दी हैं, ठीक है, कि ये स्कूल बनाएंगी तो मैं इनके स्कूल में जा पाऊँगा, तभी तो ये इनसे पूछी होंगी. तो इस बच्चे में क्या आ गया, एक होप आ गया है कि हाँ एक स्कूल बनेगा जिसमें मैं जाऊँगा. तो वो इसी, और ये बस एक सवाल था, एक ऐसे ही मजाक में वो पूछ लेती हैं कि मैं स्कूल बनाऊँगी तो तुम आओगे. और इस बच्चे को क्या हो गया, ये उम्मीद आ गई है अब कि मैम स्कूल बनाएंगे तो मैं जाऊंगा उसमें. तो इसी बात से वो शर्मिंदा हो गई है कि ये बच्चा तो इस बात को सीरियसली लिया है और अब मैं शर्मिंदा हूँ कि वो उनसे पूछ रहा है कि आपका स्कूल बन के तैयार है क्या. तो वो बेचारी बोलती हैं कि स्कूल बनने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है. Embarrassed at having made a promise that was not meant, but promises like mine abound in every corner of this bleak world. और वो इस बात से शर्मिंदा है कि वो उन्होंने अनजाने में एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया है, एक ऐसा होप वो जगा दिया है उनमें, एक ऐसा वादा कर दिया है उस बच्चे से जो कि मेंट नहीं था, जो कि जिसका जो होना जो पॉसिबल नहीं है. इनके लिए स्कूल बनाना मे भी पॉसिबल नहीं है. अगर मैं एक बच्चे को बोल दूँ हाँ मैं एक मॉल बनाऊँगी तुम आओगे,
तो मेरे वो ये पॉसिबल है कि हाँ मैं कल को सच में मॉल बना दूँ? नहीं। तो ये खोखली उम्मीद थी, ठीक है। इस बात से ऑथर शर्मिंदा है कि जो प्रॉमिस पूरा नहीं हो सकता है, एक ऐसा प्रॉमिस अनइंटेंशनली उन्होंने उस बच्चे से कर दिया था, अनजाने में ही, ठीक है। लेकिन दुनिया ऐसी ही है, दुनिया में ऐसे प्रॉमिसेस हर कोने में हो रहे हैं, बट प्रॉमिसेस लाइक माइन, उनके जैसा जो प्रॉमिस है, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ब्लीक वर्ल्ड। इस खोखली दुनिया में, मतलबी दुनिया में हर कदम पे, हर कॉर्नर पे, हर कोने में ऐसे प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट देखा जाए तो हमारे गवर्नमेंट को डायरेक्टेड है, या हर गवर्नमेंट को डायरेक्टेड है। जो सबसे ज़्यादा ट्रिगर किसको करती है, जो सबसे ज़्यादा अपना निशाना किसको बनाती है? पुअर लोगों को, गरीब लोगों को, और उनकी पॉवर्टी को। जब वोट का टाइम आता है तो वो सबसे ज़्यादा अब उसी को कार्ड बना के प्ले करती है, उसके साथ खिलवाड़ करती है। ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, सब कुछ मिलेगा, एजुकेशन फ्री हो जाएगा, खाना फ्री हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब लाखों प्रॉमिसेस करते हैं, लेकिन उसमें से पूरा एक भी नहीं होता है। तो ये जो लाइन है ये डायरेक्टली हमारे गवर्नमेंट की तरफ है या अमीर लोगों की तरफ है, जो हर चीज़ में देखा जाए तो गरीब लोगों को क्या बनाते हैं? लैडर बनाते हैं, यूज़ करते हैं, और अपना काम जब निकल जाता है तो इन लोगों को जहाँ जैसे हैं ये लोग वैसी स्थिति में छोड़ देते हैं, या शायद उससे भी बदतर इन लोगों की स्थिति हो जाती है। तो ये दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम। जब इन दोनों में बातचीत होने लगी, बहुत महीने बीत गए, कुछ महीनों के बाद इनकी जब जान पहचान बहुत ज़्यादा बढ़ गई साहिब और एनीस जंग की, तब वो जाकर के उससे पूछती हैं उसका नाम। तो वो कहता है साहिब आलम, ही अनाउंसेस। और उस बच्चे में इतना हुनर है, वो इतना उसको पता है कि उसके नाम का मतलब क्या होता है। वो क्या बोलता है? अनाउंस करता है, बोलता नहीं। एक वर्ड है यहाँ पे, ही अनाउंसेस। जैसे हम लोग राजा महाराजा का नाम लेते हैं, या कभी सुना होगा आपने कि किसी सीरियल में जब कोई एम्परर पधार रहा है, आ रहा है, तो कैसे अनाउंस किया जाता है, ट्रम्पेट वगैरह लेकर के, ढोल नगाड़ों के साथ, ये महाराज पधार रहे हैं, इस तरीके से, है ना। तो उसी तरीके से वो अपना नाम बोलता नहीं है, वो अपना नाम अनाउंस करता है, साहिब आलम, ठीक है, साहिब ए आलम, ओके। तो वो अपना नाम अनाउंस करता है, बोलता है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, लेकिन शायद उसको इसका मतलब पता नहीं है। उसको बोलने का मैनर पता है कि उसको बोलना किस तरीके से, साहिब आलम, नाम में वज़न है, उसको ये बात पता है, लेकिन उसको उसका मीनिंग नहीं पता, उसका ट्रू मीनिंग, जो लिटरल मीनिंग है, वो उस बच्चे को नहीं पता है। If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. अगर उस बच्चे को ये पता होता कि इसका मीनिंग क्या है, इस नाम का मीनिंग क्या है, साहिब आलम, तो इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स मतलब पूरे जहान, पूरे ब्रह्मांड का देवता, है ना, या शहंशाह, इसकी भाषा में बोल सकते हैं, भगवान। तो ये इस बच्चे का जो कंडीशन है, वो कहीं से भी उसके नाम को जस्टिफाई करता है? नहीं करता है। तो इसीलिए ऑथर कहती हैं कि अगर इस बच्चे को इसके नाम का मतलब पता होता तो शायद वो इस चीज़ को बिलीव नहीं कर पाता। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो उसका मतलब जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। उसको इस बात को यकीन मानने में, इसका यकीन दिलाने में खुद को काफ़ी समय लग जाता, क्योंकि नाम रख देना, नाम लोग कब रखते हैं? जब उसका कोई मीनिंग होता है, ठीक है, उसमें वो कैरेक्टर से गुण दिखाई देते हैं। ये बच्चा कहाँ से लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है? ये क्रैक पिकर है, ये बच्चा कचड़ा चुनता है, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, इसके पास खाने के लिए नहीं, इसको भगवान बोला जा रहा है, वो भी सिर्फ एक शहर या एक गांव या कहीं का नहीं, पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा स्टेटस है, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ है नहीं।
Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. बेचारे को अपने नाम का मतलब नहीं है, अपने नाम के मतलब से अनजान है वो, और अपने नाम के मतलब से अनजान वो दिन भर सड़क पर घूमता रहता है. ही रोम्स अराउंड द स्ट्रीट, इधर उधर, क्योंकि उसका काम है कचरा चुनना, तो कचरा कहाँ मिलता है, सड़क पे ही मिलता है, तो वो इधर उधर घूमता रहता है अपने दोस्तों के साथ. एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, और एक नहीं है, पूरा झुंड है इनका, जो बच्चे खाली पैर रहते हैं, नंगे पैर, बेयरफुट, और ये सारे के सारे बच्चे नंगे पैर घूमते हैं, बेयरफुट बॉयज़. ठीक है. who appear like the morning and disappear in the at the noon. ज़्यादातर लोग अपना कचरा सुबह साफ़ सफाई करते हैं तभी निकाल के लाते हैं, तो ये लोग का जो आर्मी है, ये लोग का जो झुंड है, वो भी सुबह में ही दिखाई देता है सड़क पर घूमता घूमता, और दोपहर तक ये लोग गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच वन ऑफ देम. और एनीस जंग का इनके साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्शन होता है कि महीनों तक इनके साथ इंटरैक्ट करते करते वो हर एक को पहचान जाती है. उस झुंड में सारे लोगों के साथ, सारे बच्चों के साथ इनकी जान पहचान हो जाती है, सबका नाम इनको याद हो जाता है. Why aren't you wearing चप्पल्स? I ask one. वो उनमें से एक से पूछती हैं कि Why aren't you wearing चप्पल्स? तुम लोगों ने चप्पल क्यों नहीं पहना है? My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. वो बच्चा बहुत भोलेपन से सिंपली आंसर करता है, मेरी माँ उसको शेल्फ से नीचे नहीं उतारती है. रूम में वो होता है, शेल्फ होता है जहाँ पे सामान रखते हैं, तो वो कहता है कि मेरी मम्मा उसको शेल्फ से नीचे मेरे चप्पल को उतारती ही नहीं है. Even if she did, he will throw them off. Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. उसमें से दूसरा रिप्लाई करता है, हाँ, जैसे तुम्हारी मम्मी उतार भी देंगी तो तुम उसको रहने दोगे क्या? तुम तो फेंक ही दोगे उसको. तो वो बच्चे की मम्मी इसलिए नहीं उतारती, चप्पल को संभाल करके रखी, क्योंकि वो उनको पता है कि मेरा बेटा इसको पहन के जाएगा तो गुम करके आएगा, फेंक करके आएगा, इसलिए उनके लिए चप्पल जैसी चीज़ सोचो उनके लिए कितनी कीमती है, जिसको शेल्फ पे रखती हैं. हम लोग शेल्फ पे क्या चीज़ों को रखते हैं जो हमारे लिए कीमती होती है, प्रेशियस होती हैं, उसको संभाल के हम लोग शेल्फ पे चढ़ा के रखते हैं. नहीं, कोई टच नहीं करेगा, कोई छुएगा नहीं, कोई हाथ नहीं लगाएगा. तो वो चप्पल को उसकी मम्मी शेल्फ पे रखी हैं. तो चप्पल पहनना उन लोग के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी के पाँव में चप्पल नहीं है. तो जब एनी जंग उस बच्चे से पूछती है कि तुम्हारी मम्मी, तो तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहना, तो वो बच्चा कहता है कि मेरी मम्मी उसको शेल्फ पे रख दी है. तो दूसरा बच्चा बोलता है कि हाँ, वो इसलिए शेल्फ पे रखी क्योंकि वो तुमको दे भी देती तो तुम तो फेंक ही देते ना उसको. और जो दूसरा बच्चा जिसने ये बात का जवाब दिया, वो खुद जूते पहना हुआ है, जो कि दोनों पैर के जूते अलग अलग है, जो कि मैच नहीं कर रहे हैं. तो मतलब वो भी उसको कचरे में कहीं पे मिले होंगे, उसने दोनों पैर में अलग अलग जूते डाल लिए. तो यहाँ पे आप छोटी छोटी चीज़ों को देखो, कितना ये लोग इस बात से अनजान हैं, ये लोग को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ को दिल पे लेकर के नहीं बैठे, क्योंकि उनको आदत हो चुकी है, ये लोग बचपन से वैसे ही रह रहे हैं. लेकिन अगर आप देखो तो आपके बचपन में आपने कभी दोनों पैर में अलग अलग जूते पहने हैं? नहीं पहने हैं. तो जब ठीक है 100 रुपये का ही चप्पल पहना होगा आपने, लेकिन वो 100 रुपये का चप्पल आपके पैर में है तो हम लोग सोचते हैं देखो वो 1000 रुपये का चप्पल पहनना है, उसका इस ब्रांड का चप्पल है, वो उस ब्रांड का चप्पल पहनना है, हम लोग वो सोचते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम लोग प्रिविलेज नहीं है. लेकिन अब यहाँ से कंपेयर करके देखो कि एटलीस्ट आपके पास चप्पल तो है, तो अब कौन प्रिविलेज्ड हुआ? ये बच्चा, वो ब्रांडेड वाला बच्चा, या आप भी तो प्रिविलेज कहलाए ना उस सिचुएशन में. 100 रुपये का ही चप्पल पहना है, 200 का ही चप्पल पहना है, लेकिन आपके पाँव में चप्पल है, तब इस कंडीशन में हम लोग भी प्रिविलेज्ड हैं. तो देखा जाए तो हम लोगों ने भी एक अच्छा गोल्डन बचपन गुजारा है इन बच्चों के कंपैरिजन, जिनका बचपन उनसे छिन गया है. ये लोग खेलने कूदने की बजाय, ये लोग पार्क जाने की बजाय, डिज्नीलैंड जाने की बजाय, समोसे चाट और ये वो खिलौने और कैंडी फ्लॉस खाने की बजाय, टॉफ़ी खाने की बजाय, ये लोग कचरा चुन रहे हैं. और 1 रुपये, आजकल के बच्चे को 1 रुपये दे करके देखो, वो 1 रुपये दुकान लेकर के जाएगा, वो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, और वो गुस्सा हो जाएगा कि मेरे को चॉकलेट नहीं मिला, टॉफ़ी नहीं मिला. ठीक है, और यहाँ पे वो बच्चा 1 रुपये ढूंढने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है. ठीक है, तो हम लोग कितना तबाही मचाते हैं अगर कोई चीज़ हम लोग को नहीं मिलती है तो.
और जो चीज़ मिल रही है उसके लिए कभी भी थैंकफुल नहीं होते हैं। और यहाँ पे इन बच्चों से अपने बचपन को कंपैरिजन करो कि हम लोग का बचपन किस तरीके से एकदम गोल्डन रहा है, कैसा हमारा जो पीरियड था, कोई ये लोग कोई शौक से कचरा नहीं चुन रहे हैं, ये लोग वो काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कचरा ये लोग जमा करते हैं वो कहीं जाता है, ये लोग वो गार्बेज हाउस में, रीयूज़ हाउस में कहीं जाता होगा जहाँ पे कचरों को सेपरेट किया जाता है, फिर उसको रीयूज़ किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है, जो भी। तो ये लोग शौक से, वहाँ से भी उन लोग को 2-4-10 रुपये मिलते होंगे, बस उसी वजह से ये लोग पूरे दिन इतनी मेहनत करते हैं। लेकिन पैसा मिलता होगा थोड़ी दे देते होंगे उन लोगों को, नहीं, वहाँ कचरा चुनने का काम है, वो पैसा मिलता होगा तो ये उनकी अपनी कमाई होती होगी, ठीक है, कि हाँ पैसा मिल गया, उनके लिए सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द केक वाला हिसाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें कि हम लोगों को इतना सब कुछ मिलने के बाद भी हम लोग उस चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं हैं, ग्रेटफुल नहीं हैं, और अपने आप को समझते हैं कि हम लोग को कुछ नहीं मिला, बचपन में क्या ही मिला, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो किस तरीके से हम लोग का बचपन और इनका बचपन, अब जा कर के अब आप बड़े हो गए हो तो अब आपके अपने बचपन को इनके बचपन से कंपेयर करना है। आप ऑब्वियसली क्लास 12 में हो, तब ये चैप्टर पढ़ रहे हो, तो अब आपके दिमाग में आप इतने केपेबल हो कि आप सोच सको कि किस तरीके से लोग पॉवर्टी स्ट्रिकन होने की वजह से क्या क्या इन लोगों को झेलना पड़ रहा है, ठीक है। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. जब एनीस जंग उसके पैरों को देखती हैं कि उसके पैर के जूते दोनों अलग अलग हैं, तो वो उस पर कमेंट करती हैं, कुछ बोला होगा उन्होंने, तो वो क्या करता है, अपने पैरों को, फीट को शफल करता है, आगे पीछे करता है, ठीक है, छुपाने की कोशिश कर रहा है या बदलता है जूतों को। उसको ऐसा लगता है कि दोनों जूते को बदल देंगे तो सही हो जाएगा, जबकि दोनों पैर में उसने अलग अलग जूते पहने रखे जो मैच भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसमें से तीसरा बच्चा जो है उन लोगों में, वो कहता है कि मुझे शूज़ चाहिए, आई वॉन्ट शूज़, क्योंकि उस बच्चे ने अपने एंटायर लाइफ उसको शूज़ नहीं मिला, वो इतना खुश नसीब नहीं था कि उसको कचरे में भी जूता मिल जाए, या आज तक उसने जूता पहना ही नहीं है। ऑल हिज लाइफ ही हैज़ नेवर वॉर्न अ शू, कभी भी उसके पास उसने शूज़ नहीं पहने, कभी भी उसके पास एक पेयर ऑफ शूज़ नहीं था। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. ऑथर अपनी बात बोलती हैं कि उन्होंने बहुत दुनिया देखी, दुनिया घूमी वो, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा जो कि खाली पैर, नंगे पैर घूम रहे हैं सड़कों पे, गांव में, सिटीज़ में। इट्स नॉट lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं हैं, ये एक ट्रेडिशन है कि वो खाली पैर रहे हैं। देखो, उस बच्चे के पास भी था शूज़, ठीक है, लेकिन ये लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए ये लोग खाली पैर रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनके पास जूता है, मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है उनके लिए, उसको वो एक एसेट है, ये एक कीमती पोजेशन है जिसको वो संभाल के रखना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग खाली पैर, नंगे पैर घूमते हैं सड़क पे, सिटीज पे। तो ये एक एक्सप्लेनेशन हुआ, ये जस्टिफाइड नहीं है, ये एक एक्सप्लेनेशन ऑथर को जितना समझ में आया उसके हिसाब से ये बात को कहती हैं। I wonder if this is only an excuse to explain away the perpetual state of poverty. और उसके बाद वो अपनी स्टेटमेंट को बोलती भी हैं, उसका जस्टिफाई भी करती हैं कि हाँ, मैं समझती हूँ कि ये एक हमारा जो कंट्री का जो स्टेट है, हमारे जो कंट्री का जो अभी पॉवर्टी का जो कंडीशन है उसको छुपाने का एक एक्सप्लेनेशन, उसको ढकने का, उसको नज़रअंदाज करने का ये एक एक्सप्लेनेशन है। अरे इन लोग को तो शौक है खाली पैर रहने का, ये लोग तो ऐसे ही खाली पैर घूमते हैं, इनके पास है फिर भी ये नंगे पैर घूमते हैं। तो ये स्टेटमेंट वो पहले दे चुकी हैं, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए बोलती हैं कि आई वंडर, मैं सोचती हूँ कि इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, ये सिर्फ एक बहाना है, एक एक्सक्यूज़ है टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, हमारे जो कंट्री का परपेचुअल स्टेट यानी कि पैथेटिक कंडीशन, जो दयनीय स्थिति है। इसको ढकने का, इसको छुपाने का, पॉवर्टी को जो कंडीशन है उसको छुपाने का वो एक बहाना है कि नहीं, इन लोग के पास तो है, ये लोग पहनता ही नहीं है, वैसे ना स्कूल तो है, ये लोग जाता ही नहीं है, ये वाला चीज़।
तो ये बस बहाने हैं, ये इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता है। किसको शौक है कि हाँ पैर में चप्पल है लेकिन सड़क पे गर्मी हो ठंड हो सब चीज़ में वो खाली पैर घूम रहा है, किसी को शौक नहीं है। तो बस ये केवल एक बहुत ही तुच्छ बहाना है ये, ठीक है। I remember a story a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. उनको एक कहानी याद आती है, कहानी के अंदर कहानी है ये, स्टोरी विद इन अ स्टोरी। तो वो उनको याद आता है कि एक लड़का था, एक आदमी था, उदुपी जगह का नाम है वो, वहाँ की स्टोरी है। वहाँ का वो आदमी बताता है कि वो जब यंग था, बच्चा था, तो वो एक स्कूल जाया करता था पुराने मंदिर में, टेम्पल पे, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पे उसके पापा पुजारी थे। अभी ऑथर इस चैप्टर से थोड़ा सा ये सब सोचते सोचते वो थोड़ा सा उसको साइड में रख के एक नई स्टोरी बता रही हैं, जिसमें एक लड़का है, एक आदमी है जो अपनी कहानी बता रहा था। वो उदुपी का रहने वाला है और वो अपनी कहानी इनको बताता है। तब इनको ये कहानी अभी याद आ रही है, उसने कभी बताया होगा उनको, तो उनको ये कहानी अभी याद आ रही है कि जब वो बच्चा था तो वो जिस मंदिर में उसके पापा पुजारी थे उस मंदिर में पढ़ाई करने जाया करता था। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. और वो हर दिन वहाँ पे हाथ जोड़ करके रुकता था, ब्रीफली मतलब थोड़े देर के लिए, और प्रणाम करके भगवान से पेयर ऑफ चप्पल मांगता था, शूज़ मांगता था, ठीक है, पैर में पहनने के लिए। प्रार्थना में यही मांगता था कि मुझे चप्पल दे दो, मुझे जूता दे दो। 30 years later I visited his town and the temple. 30 साल के बाद वो आदमी उसके वहाँ पे गया, टाउन और टेम्पल शहर में गया, टेम्पल भी गया, which was now drowned in an air of desolation. और अभी वो जो गांव और जो टेम्पल था वो पूरी तरीके से वीरान हो चुका है, वहाँ आदमी नहीं है ज़्यादा। In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. मंदिर के पीछे आंगन जैसा बना हुआ है बैकयार्ड में, पीछे में, और वहाँ पे जो अभी नए पुजारी रह रहे हैं वो उसने वहाँ पे रेड और वाइट कलर के चेयर्स लगे हुए हैं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़ अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। और वहाँ पे वो बच्चा, एक बच्चा है, वो दौड़ दौड़ के आ रहा है और उसने यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म ग्रे कलर का पहना हुआ है, सॉक्स पहने हुए, शूज़ पहना हुआ है, मतलब उस बच्चे के पास सब कुछ प्रॉपर है। और वो हाँफते हाँफते, पैंटिंग का मतलब हाँफना होता है, जैसे हम लोग दौड़ते दौड़ते हाँफने लगते हैं, पैंटिंग, हाँफना, ठीक है। तो वो हाँफते हाँफते आता है और अपने स्कूल बैग को, एक फोल्डिंग रखा होता है वहाँ पे, उस पर फेंकता है। जिस तरीके से बच्चों की आदत होती है, स्कूल आते आते शूज़ उधर, सॉक्स उधर, बैग इधर, जैसे हाथ तोड़ करके आए हैं, थक गए हैं, और होता भी है, बच्चों के बैग बहुत भारी होते हैं, तो वो कैरी करते करते पूरे दिन थक जाते हैं, और एज इफ दे प्रिटेंड एज इफ वो लोग बहुत बड़ा काम करके आए, आज स्कूल अटेंड करके आए वो लोग। Looking at the boy, I remember the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. और जो दूसरा बच्चा था, जिसने, जो हर दिन रुकता था और पूजा करता था और पेयर ऑफ शूज़ मांगता था, जूते मांगता था, अब उसके पास जूते हैं, फाइनली उसके पास जूते हैं। और वो दूसरे बच्चे को देख रहे हैं, लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर। उस बच्चे को देख करके उनको क्या याद आता है कि ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, उसको फाइनली भगवान से देवी ने उसको जूते दे दिए हैं। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़ बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। वो इस बात का कंपैरिजन कर रही हैं, दो सोसाइटी को दिखा रही हैं वो, ठीक है, सोसाइटी के दो कम्युनिटी को दिखा रही हैं, दो एक क्या बोल सकते हैं उसको, दो स्ट्रैटा को दिखा रही हैं कि किस तरीके से एक बच्चा जो रैग पिकर है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है शूज़ पहनना, लेकिन एक पुजारी के बच्चे के पास सब कुछ है, ठीक है, वो ऊपर से नीचे टिप टॉप पूरा ग्रे यूनिफॉर्म, सॉक्स, शूज़ सब कुछ है, और दूसरा बच्चा वहीं पे प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि मेरे पास एक पेयर ऑफ शूज़ दे दीजिए, हमको पेयर ऑफ शूज़ दे दीजिए। उसको प्रार्थना करने के बाद शूज़ मिल जाता है, बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने के बाद, लेकिन उस बच्चे को देख करके ये कंपैरिजन कर रही हैं ऑथर की, किस तरीके से इनके यहाँ जो बच्चे हैं रैग पिकर, इसके पास किस तरीके से शूज़ नहीं है। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वोर शूज़,
छोटे बच्चे जो प्रीस्ट के बच्चे हैं, बेटे हैं, तो इनके पास है शूज़ पहनने के लिए, लेकिन बट मेनी अदर्स लाइक, तो दुनिया में यहाँ पे दो तरीके का चाइल्डहुड दिखाया जा रहा है कि एक बच्चा जो दुनिया में, देखो ऑथर यहाँ पे बहुत बायस नहीं है, ऑथर यहाँ पे बहुत ही अनबायस्ड होकर के उनके हिसाब से क्या होना चाहिए कि बच्चों को ये भेदभाव नहीं समझ में आना चाहिए। ये ठीक है, ये भेदभाव भगवान ने या किसने बनाया है, गॉड नोस किस तरीके से एक इंसान। सो एज आई वाज सेइंग कि ऑथर इस चैप्टर में ये दिखा रही हैं कि चाइल्डहुड एक जो फेज़ होता है वो हर कोई डिज़र्व करता है और हर कोई इक्वली डिज़र्व करता है। तो किस तरीके से एक प्रीस्ट के बच्चे को सब कुछ मिल रहा है, वो किस तरीके से अपने चाइल्डहुड को एंजॉय कर रहा है, उसके पास सब कुछ है, और एक तरफ ये बच्चा जो हर दिन आता है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है, तो ये दोनों के चाइल्डहुड में कितना डिफरेंस और ये कितना अनफेयर है। चाइल्डहुड, एक जो चाइल्डहुड वर्ड सुन के ही हमारे दिमाग में क्या आता है, चॉकलेट, टॉफ़ीज़, खिलौने, टॉयज़, टेडी बेयर्स, डिज्नीलैंड, घूमना, स्कूल बैग, न्यू टिफ़िन बॉक्स, वाटर बॉटल। लेकिन रैक पिकर्स के पास, ये जो साहिब जैसे बच्चे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, और उसी तरफ जो दुनिया में और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सब कुछ मिल रहा है। तो ये कहीं से भी जस्ट नहीं है, कहीं से भी फेयर नहीं है। आप देखें तो चाइल्डहुड एंजॉय सबको इक्वली करना चाहिए था, सबको ये सब सारे बच्चों को इक्वली मौका मिलना चाहिए था अपने बचपन को एंजॉय करने का, उन सबका चाइल्डहुड गोल्डन ही होना चाहिए था। लेकिन किस तरीके से एक बच्चे को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इतना सब कुछ प्रे करना पड़ रहा है, और दूसरे बच्चे के पास सब कुछ है लेकिन उसको कदर नहीं, वो स्कूल बैग आकर के फेंक दे रहा है। तो आप देखो कि कितना डिफरेंस है दोनों में। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को भी अपने बचपन की याद दिलाता है। हम लोग जब हमारा बचपन था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके लिए हम लोग भी ग्रेटफुल नहीं थे, जिसको हम लोग समझना नहीं चाहते थे, जिसको अगर वही चाहिए तो वही चाहिए। या बहुत सारे हम लोग ऐसे थे जिन्होंने स्ट्रगल देखा, जिन्होंने स्ट्रगल किया। तो चाइल्डहुड एंजॉय करने का हक सबको था, सबको है, सारे बच्चों को। ये बिल्कुल भी किसने ये डिफरेंस क्रिएट किया, आई रियली डोंट नो। क्यों एक सोसाइटी ऐसी है जो प्रिविलेज्ड है। ठीक है, बच्चे को स्ट्रगल करना, हर इंसान को स्ट्रगल करना है, लेकिन बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, वो बचपन से ही इतना सब कुछ देख रहा है, दिस इज़ रॉन्ग। ये कहीं से भी फेयर नहीं है। एक बच्चे का को हक था कि वो पूरे बचपन को एंजॉय कर सके, हर तरीके से एंजॉय कर सके। वो अगर इसको नहीं मिलता तो इसको भी नहीं मिलना चाहिए, दोनों ही बच्चों को इक्वल चीज़ें मिलनी चाहिए। आप देखो अभी तक इस चैप्टर में टॉयज़, खिलौने, टॉफ़ीज़, चॉकलेट, डिज्नीलैंड, फेरीलैंड, ये सारे वर्ड्स जिस तरीके से लॉस्ट हो गए हैं, उसी तरीके से इनका बचपन भी लॉस्ट है, गुम है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो इसीलिए इस चैप्टर को लॉस्ट स्प्रिंग भी बोला गया है, और लॉस्ट स्प्रिंग ही बोला गया है। स्प्रिंग का मतलब चाइल्डहुड। जिस तरीके से इस पूरे चैप्टर में चाइल्ड सुनते ही हमारे दिमाग में जो वर्ड्स आते हैं वो गुम हैं, उसी तरीके से इन बच्चों का चाइल्डहुड भी पूरी तरीके से गुम हो चुका है। इन्होंने देखा ही नहीं बचपन क्या है, इनको पता ही नहीं। शुरू से तो ये स्ट्रगल ही कर रहे हैं। स्ट्रगल इज़ नॉट इक्वल्स टू चाइल्डहुड। स्ट्रगल बचपन से रिलेटेड नहीं है। बचपन में किसी बच्चे को नहीं पता होना चाहिए कि स्ट्रगल क्या होता है, लेकिन स्टिल ये एक एन्जॉयबल फेज़ होता है, ये गोल्डन फेज़ होता है, एक बहुत ही सुनहरा सुंदर फेज़ होता है ज़िंदगी का, जो सिर्फ मस्ती करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, बड़ों से प्यार पाने के लिए, चारों तरफ जो सब कोई आपको लाड दुलार कर रहा है, ये एक ऐसा फेज़ होता है। लेकिन इन बच्चों ने ये सब कुछ नहीं देखा, ये तो इन्होंने कहीं से अपना बचपन जिया ही नहीं है। ये अभी तक हम लोगों को इस चैप्टर में समझ में आया। रेस्ट ऑफ दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।